तो भाइयों आसाम का रिजल्ट आ चुका है और जो एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से हिमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में फिर से कमल खिला दिया। Ladies and gentlemen, big breaking news right now. Assam BJP is winning. In Assam, Himanta Biswa Sarma and the Bharatiya Janata Party are comfortably placed to form the next government. The Congress has been routed. The BJP by itself at 77 seats up. कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा, हाथ को असम की जनता का साथ मिलेगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से कुर्सियां समेट कर रखी गई हैं। Sir, congratulations, 101 leads, 28 plus seats from the last time around. So this is a double thumbs up. BJP-led alliance in Assam has just touched 100 seats. एक ऐसा बंदा जो पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था, वो बीजेपी में आने के बाद राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। राहुल गांधी मतलब पापू है, गौरव गोगोई को लोग छोटा पापू मानते हैं। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उनने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। कल सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के बारे में बोला कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बस आपका बेटा को लेगा कौन? चुनाव के नतीजे अभी ताजा आए ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मामा जी पर एक पूरा वीडियो किया जाए और उनकी हिस्ट्री देखकर मुझे जो मजा आया वो मजा सबको दिया जाए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमंत बिस्वा शर्मा का बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने कांग्रेस में क्या किया, वो बीजेपी में क्यों आए और फाइनली कांग्रेस इकोसिस्टम हिमंत बिस्वा शर्मा से इतना डरता क्यों है। 1969 में हिमंत बिस्वा शर्मा का जन्म आसाम में एक ऐसे घर में हुआ जिसमें पॉलिटिक्स नहीं पर सोच स्ट्रॉन्ग थी। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक पोएट और राइटर थे और उनकी माँ मृणालिनी देवी एक लिटरेरी एक्टिविस्ट थी। उनके बचपन में ही फैमिली गुवाहाटी में शिफ्ट हो गई। उलूबारी और गांधी बस्ती जैसे एरियाज में हिमंता की अपब्रिंगिंग हुई। ये वो आसाम था जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा था। इलीगल इमिग्रेशन, लिंग्विस्टिक टेंशन और कल्चरल एंजाइटी पूरे स्टेट में फैली थी और इसी बैकग्राउंड ने हिमंता के अंदर एक शार्प पॉलिटिकल इंटेलेक्ट डेवलप किया जो आगे चल के उनके कॉलेज ईयर्स में बहुत काम आने वाला था। उन्होंने आसाम के एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन कॉटन कॉलेज से अपनी हायर स्टडीज की, वही कॉलेज जिसे आसाम का पॉलिटिकल नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से कई चीफ मिनिस्टर्स निकले हैं और यहीं पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर थे। 3 बार लगातार कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ही वॉज अनाउंसिंग हिज अराइवल सिंस द कॉलेज डेज। इसी फेज में उनका कनेक्शन ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से हुआ। ASU उस टाइम इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट आसाम का सबसे पावरफुल मूवमेंट लीड कर रहा था। यहीं से हिमंता का एक्सपोजर ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से हुआ। स्ट्रीट प्रोटेस्ट, आइडेंटिटी डिबेट्स, नेगोशिएशन टैक्टिक्स, ये सब उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए। एकेडमिकली भी वो बहुत शार्प थे। हिमंता दा ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद LLB करके वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। आगे चल के 2006 में हिमंता दा ने अपनी PhD भी कंप्लीट की। इतने एजुकेशन डिग्रीज तो आई थिंक पूरे गांधी परिवार को मिलाकर भी नहीं बनेगी। आसाम में हिमंता को मामा कहा जाता है, एक इनफॉर्मल अप्रोचेबल इमेज। ये ब्रांडिंग आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हुई, ये उनके पर्सनैलिटी से ऑर्गेनिकली निकली थी और यही इमेज उन्हें आगे चलकर कांग्रेस का सबसे पावरफुल नेता बनाने वाली थी। 1990s के आसाम में अनस्टेबल पॉलिटिक्स था, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी और रीजनल वर्सेस नेशनल पार्टीज का कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चल रहा था। इसी एनवायरनमेंट में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और यहाँ उनकी लाइफ का सेकंड मेजर फेज स्टार्ट होता है। हितेश्वर सैकिया उनके पॉलिटिकल मेंटर बने, एक सीजन कांग्रेस लीडर जिन्होंने हिमंता में पोटेंशियल देखा। लेकिन रियल ब्रेक थ्रू आया 2001 में। उन्होंने जालुकबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और एक स्ट्रॉन्ग AGP लीडर भृगु फुकान को हरा दिया। इसके बाद मामा नेवर सॉ बैक। He won 2006 and 2011 अगेन, हर बार नई मेजोरिटी के साथ। इसी दौरान वो कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर बन चुके थे। उन्हें मल्टीपल की पोर्टफोलियोज मिले जिसमें फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, आसाम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन शामिल था। इन शॉर्ट सिस्टम के हर लेवल पर उनका इन्फ्लुएंस था और इस सिस्टम के टॉप पे थे तरुण गोगोई। गोगोई के अंडर हिमंता का रोल ऑफिशियली मिनिस्टर का था बट अनऑफिशियली वो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे। 2006 और 2011 के इलेक्शन में कांग्रेस के विक्ट्री का मेजर क्रेडिट हिमंता को दिया गया। कैंडिडेट सिलेक्शन, बूथ मैनेजमेंट, अलायंस कैलकुलेशन, ये सब उनकी स्ट्रेंथ थी।
पार्टी के अंदर लोग उन्हें बैकरूम ब्रेन बोलने लगे थे। एक टाइम ऐसा आया जब परसेप्शन ये बना कि आसाम कांग्रेस को एक्चुअली तरुण गोगोई के जगह हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहे हैं और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कांग्रेस एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी है जो दिल्ली से ऑपरेट होती है और दिल्ली का मतलब है गांधी फैमिली। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे रीजनल स्ट्रॉन्गमैन के लिए ये मॉडल रिस्ट्रिक्टिव था। उन्हें लगा कि आसाम के ग्राउंड रियलिटीज को दिल्ली इग्नोर कर रहा है और दूसरी ओर तरुण गोगोई के कैंप के साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। इसी बीच सक्सेशन को लेके एक इंपॉर्टेंट सवाल आया, अगला चीफ मिनिस्टर कौन? हेमंता को लग रहा था कि उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से नेचुरली अगला सक्सेसर उन्हें होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्ट्रक्चर मेरिट पे चलता तो 100 बार इलेक्शन हारने वाले राहुल गांधी कब के पार्टी के बाहर हो गए होते। 2014 के बाद कांग्रेस में सब कुछ ऊपर से स्टेबल लग रहा था पर अंदर से पूरा सिस्टम क्रैक हो चुका था। मामा के साथ 30 से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट था, मतलब अगर वो मूव करते तो पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन हिल सकता था और वो मूवमेंट फाइनली आ गया। तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को फ्यूचर फेस बनाना चाहते थे। अपने रिसेंटमेंट बताने के लिए मामा दिल्ली चले गए। वहाँ उनकी कांग्रेस लीडरशिप के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में स्ट्रॉन्ग लीडर्स बैठे थे। राहुल गांधी अपने पेट डॉग पिद्दी के साथ बिजी थे। कुछ देर बाद जो बिस्किट कुत्ते को दिए जा रहे थे वही लीडर्स को सर्कुलेट किए। हेमंता के लिए ये मूवमेंट सिंबॉलिक था। And finally, when we sit down with his for some serious discussion, I always found him playing with his dog instead of giving attention to the people surrounding him. इसके बाद चीजें फास्ट मूव करती है। जुलाई 2014 में हेमंता अपने सारे कांग्रेस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं and he joins the BJP in 2015. So I think I have defected the party, but I have defected with the core ideology of the Congress. Rahul will come as if a god has come. Now we have to worship him. He will not say here and there. He will pick up one guy out of the crowd, go extra mile to show that I am close to him. Now, when you talk to him internally or talk to him on a face-to-face, I talked to him 7-8 times on face-to-face, I have seen him a complete arrogant person. ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ पावर था क्योंकि हेमंता दा अपने साथ सिर्फ एमएलएज नहीं बल्कि कांग्रेस का ब्लूप्रिंट लेके आए थे। उन्हें पता था कि कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क कैसे काम करता है, बूथ लेवल स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट करता है, कौन लीडर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रांग है और कौन वीक है, और बीजेपी को एग्जैक्टली यही चाहिए था। इस टाइम तक बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में एक मार्जिनल प्लेयर थी, उनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद मोमेंटम क्रिएट हो चुका था। हेमंता ने उसी मोमेंटम को डायरेक्शन दिया। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का कन्वीनर का रोल असाइन किया गया और आते ही हेमंता ने अपने पॉलिटिक्स का कोर थीम क्लियर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर एलिगेशंस लगाए कि पार्टी ने आसाम के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हमेशा इग्नोर किया है। इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज, कल्चरल इनसिक्योरिटी, ये सब इश्यूज उन्होंने एग्रेसिवली पुश किए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने कांग्रेस के नैरेटिव को पूरा रिवर्स कर दिया। पहले कांग्रेस बीजेपी को आउटसाइडर बोलती थी, पर हेमंता दा बीजेपी को आसाम का प्रोटेक्टर प्रोजेक्ट करने लग गए। 2015-16 के बीच उन्होंने अलायंसेस बिल्ड की। आसाम गण परिषद जो रीजनल पार्टी थी, बीपीएफ जो एथनिक सपोर्ट बेस रखती थी, इन दोनों को बीजेपी के साथ जोड़ना इजी नहीं था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, पास्ट राइवलरीज थी, लेकिन लॉयर होने की वजह से नेगोशिएशन हेमंता का स्ट्रेंथ था। 2016 के असेंबली इलेक्शंस वर अ टेस्ट। क्या बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकती है? और इस टेस्ट के चीफ आर्किटेक्ट थे हेमंत बिस्वा शर्मा। बीजेपी ने इलीगल इमिग्रेशन को हाईलाइट किया, आसामीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की, साथ ही डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स का प्रॉमिस दिया गया। लोगों में 15 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑलरेडी फटीग क्रिएट हो चुकी थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज हेमंता ने कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को पब्लिक नैरेटिव बना दिया। ये बस एक इनसाइडर ही कर सकता था। रैलीज में उनका एनर्जेटिक डांसिंग, एग्रेसिव स्पीचेस लोगों को बहुत रिलेटेबल लग रहा था। और फिर रिजल्ट्स आए। बीजेपी आसाम जीत चुकी थी और कांग्रेस का पूरा कोलैप्स हो गया। भारतीय जनता पार्टी लेड एक सरकार का बनना असम में यह बहुत ऐतिहासिक बात है। ये आसाम के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी ने पहली बार आसाम में एक फुल फ्लेश्ड गवर्नमेंट बनाई। चीफ मिनिस्टर बने सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन बैकरूम में जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें हेमंता का रोल सेंट्रल था और इसी वजह से उन्हें मल्टीपल की पोर्टफोलियोज दिए गए। 2016 के बाद एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया। अरुणाचल प्रदेश फ्लिप हुआ, मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, त्रिपुरा जहाँ पर 25 साल से लेफ्ट का रूल था वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। और इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड था, हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने सिर्फ आसाम ही नहीं जीता बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अगले 5 साल तक यही चलता रहा और फिर आया 2021 का इलेक्शन। बीजेपी ने फिर से आसाम स्वीप किया। 10 मई 2021 को हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के 15 चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और
আনুগত্য পোষণ और अब उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल था। ये एक अपॉर्चुनिटी थी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को गवर्नेंस में कन्वर्ट करने की। हेमंत का गवर्नेंस अप्रोच दो पिलर्स पे टिका हुआ था, फास्ट डिसीजन मेकिंग और हाई विजिबिलिटी एग्जीक्यूशन। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया वेलफेयर और लैंड रिफॉर्म्स पर। मिशन वसुंधरा से लैंड राइट्स रेगुलराइजेशन हुआ, हजारों इंडिजिनस फैमिलीज को लैंड पट्टा मिले। फिर आया एक और मेजर इनिशिएटिव, माइक्रो फाइनेंस रिलीफ स्कीम, जिसमें 24 लाख से ज्यादा विमेन बोरोवर्स को रिलीफ दिया गया। इसका इम्पैक्ट मैसिव था, स्पेशली रूरल वुमेन वोटर्स पर। बट इन सब चीजों के अलावा व्हाट मेक्स हिमंता दा डिफरेंट इज हिज एक्सेसिबिलिटी। वो सिर्फ सीएम ऑफिस में नहीं बैठे रहते, डायरेक्ट कॉल्स, पब्लिक ग्रीवेंस रिस्पॉन्सेस, ऑन ग्राउंड विजिट्स, ये उनका स्टाइल है। 2026 इलेक्शन के टाइम एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सामने आया। कुछ बीजेपी एमएलएस को टिकट डिनाई किए गए। अब नॉर्मल कंडीशन में रिबेलियन होता, लेकिन हिमंता ने पर्सनली कॉल करके उन्हें मैनेज किया। पर पॉलिटिकल एक्यूमेन के अलावा उनके पास एक और चीज थी जिस वजह से उन्हें नॉर्थ ईस्ट का योगी कहा जाने लगा था। मामा एक हाइब्रिड मॉडल लेके चलते हैं, हिंदुत्व प्लस आसामीज जातीयतावाद। उन्होंने एक चीज बहुत क्लियरली समझ ली थी, नॉर्थ इंडिया का हिंदुत्व नैरेटिव नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ के आइडेंटिटी में ट्राइब, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन सब मिक्स है, इसलिए उन्होंने अपना वर्जन बनाया। उन्होंने आसामीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात एग्रेसिवली पुश की। इलीगल इमिग्रेशन को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल इशू बना दिया। नैरेटिव ये था कि अगर डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हुआ तो कल्चर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसा भी ट्रांसफॉर्म कर दिए। स्टेट फंडेड मदरसा को रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। मदरसा बंद किया हो, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। इसके साथ ही उन्होंने आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया, जिसमें रिस्ट्रिक्शन आए कैटल के मूवमेंट और उनके स्लॉटर पर। इसी के बाद उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने कहा था कि बीफ को वेपनाइज किया जा रहा है हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट। अपने इलेक्शन रैलीज और स्पीचेस के दौरान मामा ने रेगुलरली मिया टर्म यूज किया और बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग एंगल बनाया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये सिर्फ आसाम के सिक्योरिटी का इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यही फ्रेमिंग उन्हें नेशनल डिस्कोर्स में भी रेलेवेंट बनाती है। उन्होंने रिपीटेडली इंटरफेथ मैरिज और पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर भी स्टेटमेंट्स दिए। हिमंता अपने वर्ड्स को डाइल्यूट नहीं करते, वो कंट्रोवर्सी से बैकफुट पर नहीं आते। यही स्टाइल उन्हें एक क्लियर आइडियोलॉजिकल लीडर बनाता है, चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री। हिमंता ने आसामीज हिंदूज प्लस इंडिजिनस ट्राइब्स को एक पॉलिटिकल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया और इसी में हिंदुत्व ने एक ग्लू का काम किया। The growth of Hindu population is coming down and Muslim population is increasing. देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का 80% बीजेपी के साथ है। 80% बीजेपी के साथ, 80% बीजेपी के साथ है। ये जो वीडियो देख रहा होगा कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इसी मॉडल के बदौलत उन्होंने कांग्रेस का ओल्ड कोएलिशन मॉडल डिस्ट्रॉय कर दिया। कांग्रेस का मॉडल था कि ब्रॉड अम्ब्रेला में मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक्यूमुलेट करना। हिमंता का मॉडल था क्लियर अलाइनमेंट पर स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, और इसी मॉडल ने उन्हें इलेक्टोरल सक्सेस डिलीवर किया। 2026 का इलेक्शन ये सिर्फ एक रूटीन इलेक्शन नहीं था, ये टेस्ट था कि क्या हिमंत बिस्वा शर्मा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट से एक लॉन्ग टर्म मास लीडर बन चुके हैं। अप्रैल 2026 में वोटिंग हुई, टर्नआउट एक्सट्रीमली हाई था, ऑलमोस्ट अराउंड 84 to 86%। हाई टर्नआउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट, और जनरली ये इनकम्बेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है अगर उसका ग्राउंड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, और हुआ भी वैसे ही। हिमंता दा फिर से चुन के आ गए। 2026 के इलेक्शन ने एक क्लियर मैसेज दिया, हिमंता दा अब सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं रहे, वो पॉलिटिकल सेंटर बन चुके हैं। उनका मॉडल काम कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अब सिर्फ आसाम तक लिमिटेड नहीं है, वो अब एक नेशनल लीडर बन चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।